Hello and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. So in this video, we are going to do the crystal field splitting in tetrahedral complexes. In one of my videos, I have already explained the basic crystal field splitting. And in another video, I have done the crystal field splitting in octahedral complexes. Now it is the turn of tetrahedral complexes. इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे CFSC पूछ सकते हैं कि क्या होता है, और टेट्राहेड्रल आयन D5 के लिए आपसे CFSC कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। जनरली स्टडिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, तो सबको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये विजुलाइज किया जाता है इसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ते समय कि जो मेटल आयन है दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। ऑल ऑफ दिस ज्योमेट्री विद द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे एक क्यूब के बीच में प्लेस की जाती है, जिसमें कि एज यू कैन सी ओवर है दिस इज अ क्यूब, और उसके बीच में ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है, दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यू कैन सी, इसको प्लेस किया गया है क्यूब के बीच में। इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, तो इसका जो मेटल आयन है दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर, और जो लिगेंड्स हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। वी हैव 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, उसमें से 4 कॉर्नर्स पे इसके लिगेंड्स लोकेटेड होते हैं। ये एक्सेस होते हैं XYZ, वो क्यूब के फेसेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, राइट। दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फेसेस ऑफ द क्यूब, राइट। सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमें पता है कि जो लिगेंड्स हैं 4, दीज आर लोकेटेड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। नाउ जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो लोब्स होते हैं, दे मे लाई ऑन द एक्सिस और दे मे लाई बिटवीन द एक्सिस, राइट। या तो एक्सिस के बीच में होंगे या तो फिर वो ऑन द एक्सिस होंगे, राइट। लोब्स ऐसे ही लाई करते हैं डी ऑर्बिटल्स के। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लोब नहीं है डी ऑर्बिटल का, 5 डी ऑर्बिटल्स में से कि डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हो तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, कोई भी ऐसा लोब नहीं है, जिसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका जो ओवरऑल स्प्लिटिंग होता है दैट इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। Now let us discuss about the splitting of the orbitals. तो one thing to be noticed over here is कि यहाँ पे octahedral complexes में T2G and EG लिखते थे, यहाँ पे we won't be writing T2G and EG. We will be writing T2 and E only for the set of orbitals, triplet and doublet, right? So यहाँ पे हम triplet के लिए यूज करेंगे T2 और doublet के लिए यूज करेंगे E only. G हम इसलिए यूज नहीं करते हैं यहाँ पे क्योंकि G जो है that is Garade factor, और ये उन्हीं ज्योमेट्रीज के लिए यूज किया जा सकता है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑल ऑफ अस नो कि कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। वन मोर थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर इज कि यहाँ पे जो हमारा ट्रिपलेट होगा उसका एनर्जी रेज होगा, और जो डबलेट होगा उसका एनर्जी लोअर होगा। दिस इज अपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ट्रिपलेट ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज DXY, DYZ एंड DZX, ये जो है वो लिगेंड की अप्रोच के पास में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू DX² माइनस Y² और DZ², क्योंकि ये दोनों जो होते हैं दे आर लाइंग ऑन द एक्सिस। If one of the orbitals is lying on the axis, right? अगर वो DZ² होता है, it lies over here, right? अब अगर यहाँ पे है वो तो इस लिगेंड अप्रोच से बहुत दूर है, तो इस वजह से उसका एनर्जी राइज नहीं करेगा इतना, राइट। और अगर वहीं हम बात करते हैं DXY की, तो दीज आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, राइट। अब अगर ये बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लिगेंड अप्रोच के कुछ तो पास लाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे they are lying near the ligand approach, तो इस वजह से डायरेक्टली दे आर नॉट डायरेक्टली फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड अप्रोच, लेकिन उसके पास में नियरबाय लाई कर रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिवली इसका एनर्जी जो है वो ट्रिपलेट वालों का रेज हो जाता है, डबलेट वालों का लोअर। सो इस तरीके से वी सॉ दैट 3 of the orbitals which are lying close to the ligand approach, their energy जो होता है वो राइज कर जाता है बिकॉज वन स्टेबल हो जाते हैं, राइट।
और जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी जो है वो लोअर हो जाता है बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, तो वो लिगेंड अप्रोच के पास में लाई नहीं कर रहे हैं इतना, राइट। तो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि वाई जी इज नॉट यूज्ड। नाउ यहाँ पे दिस इज अ डायग्राम जो कि हमने ऑक्टाहेड्रल में भी बनाया था। यू कैन सी कि ये उससे ऑपोजिट है। यहाँ पे ट्रिपलेट ऊपर चला गया, डबलेट नीचे आ गया, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, प्लीज सी दैट वीडियो बिकॉज दैट विल ब्रिंग यू मोर क्लैरिटी। स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, दैट इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीछे। जो एनर्जी स्प्लिटिंग होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो 10 DQ का होता है, और ये जो एनर्जी स्प्लिटिंग है दैट इज 4/9 ऑफ व्हाट एनर्जी स्प्लिटिंग अकर्ड इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो द रीजंस फॉर दीज थिंग्स आर लाइक दीज कि जो लिगेंड्स होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो 4 ही होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। उसके बाद अनदर रीजन इज कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड होता है उसमें कोई भी ऐसा डी ऑर्बिटल का लोब नहीं है जो डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द लिगेंड अप्रोच। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। Now here comes the most important part of the video जहाँ पे हम CFSE कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर आपको याद हो तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पे बनते थे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पे बनते थे, राइट। लेकिन जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें जो CFS मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम होता है। तो ये जो CFS है ये हमेशा जो हमारा CFS राइट, दिस स्प्लिटिंग राइट, दिस इज ऑलवेज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी से ये कम है तो क्या होगा कि पेयरिंग नहीं होगी, राइट। वो डायरेक्टली जो अगला इलेक्ट्रॉन जो जाना होगा वो अपर ऑर्बिटल में चला जाएगा, एंटर कर जाएगा, रादर देन पेयरिंग, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पे जो हमारी पेयरिंग होती है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगेन आई एम सेइंग कि कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगती है। यहाँ पे मान लो थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा अभी यहाँ पे, तो अगर थर्ड मुझे यहीं पे इसके साथ ही पेयर करना है तो उसके लिए मुझे लगेगी पेयरिंग एनर्जी। अब वो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे स्प्लिटिंग से भी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अब स्प्लिटिंग अगर कम है तो ऑब्वियसली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तीसरा वो रादर देन पेयर करने से वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो उसको इतना एनर्जी चाहिए नहीं है, क्योंकि वो कम है ना स्प्लिटिंग। तो दैट्स वाई। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो अब हम फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं टर्न वाइज टर्न डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। सो लेट अस सी D1 के लिए। D1 के लिए सबसे सिंपल रहता है बस तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, E वाले में ही एंटर कर जाएगा यहाँ पे, राइट। तो E1 इसकी जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियस वीडियो में भी कि जो हमारा लोअरिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी ऑर्बिटल्स लोअर इन एनर्जी हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज। तो यहाँ पे -6 TQ। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि ये जो लोअरिंग इन एनर्जी होती है और जो हमारी रेज इन एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक ऑर्बिटल है उसका जो लोअरिंग है दैट हैज अकर्ड बाय 6 DQ, तो 6 DQ से 2 ऑर्बिटल्स हैं तो कितनी लोअरिंग हुई है? 12 DQ की टोटल लोअरिंग हुई है। यहाँ पे माइनस में जाता है साइन, क्योंकि जो लोअरिंग होती है दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। -12 DQ की लोअरिंग हुई है। और यहाँ पे जो एनर्जी रेज होता है तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं तो एनर्जी रेज भी 12 DQ का ही होना चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को, राइट। जितना लोअरिंग इन एनर्जी है उतना ही रेज इन एनर्जी हुआ हो। तो कैंसिल आउट करने के लिए अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे जो हमारा रेज इन एनर्जी होगा एक ऑर्बिटल का वो +4 DQ से होना चाहिए, ताकि 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो 12 DQ से जो है एनर्जी रेज कर जाएं और ये 12 DQ पॉजिटिव और नेगेटिव 12 DQ आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, ताकि नेट एनर्जी चेंज जो है वो 0 ही रहे। दैट्स व्हाट बैरी सेंटर रूल सेज।
आई होप मैंने ये रिवाइज करवा दिया है कॉन्सेप्ट, तो अब इट वुड बी मोर इजी फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे जो अगर एक ऑर्बिटल में एंटर करा है लोअरिंग वाले में, तो यहाँ पे जो हमारा रहने वाला है एनर्जी CFSE वो कितना आएगा, -6dq। तो वैसे ही अगर दूसरे में अगला इलेक्ट्रॉन कर दिया है हमने फिल, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो -6dq इंटू 2, -6dq इंटू 2 कितना एनर्जी आया हमारा, -12dq, राइट। उसके बाद D3 के लिए कैसा जाएगा, D3 के लिए यहाँ पे अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले ही कहा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग अनफेवरेबल है, तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग तो कम ही है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हमारा -8dq आया है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है तो -6dq है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना, -12dq का इनका एनर्जी है। अब ये ऊपर वाले में गया है तो ऊपर वाले का जो हमारा रेजन एनर्जी है वो रीच ऑर्बिटल दैट इज +4, तो इसका एनर्जी रहने वाला है +4dq। अगर ये +4dq है और ये -12dq है, तो -12 और +4, तो ये क्या बनाता है, -12 and +4 -8dq, -12 + 4 gives me -8। तो दैट्स हाउ ये मेरा एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आया है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद जो मेरा D4 है उसका कैसे होगा, उसका भी सेम ऐसे ही चलेगा। अब इसके 2 ही हैं तो -12, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे -12 है, इसका -12dq बना है। अब इस वाले का यहाँ पे 2 है, अब तो +4 × 2 कितना बनता है, +8dq। अब ऊपर +8dq, इधर -12, तो -12 और +8 गिव्स मी -4। तो इस तरीके से इसका -4dq में आंसर आता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी फिल हो चुके हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, -6 × 2 -12, और यहाँ पे कितना बनेगा, +4 × 2 × 3, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, तो यहाँ बनेगा +12। तो +12 और -12 कैंसिल, 0 एनर्जी टोटल हमारे पास आ गई। सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे D5 का। D6 के लिए कैसे होगा, अब देखो ऑल ऑफ द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, अब तो पेयरिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा 6th इलेक्ट्रॉन है आके यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अब इसका भी एनर्जी वी विल कैलकुलेट, यहाँ पे कैसे जाएगा, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो -6 × 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, -18 हो गए, राइट। अभी यहाँ पे कितना है ऊपर, यहाँ पे तो +12 ही रहेगा ना, क्योंकि +4 × 3 +12, राइट। अब -18 + 12 गिव्स मी -6, तो इस तरीके से -6dq इसका आंसर आ गया। तो उसी तरीके से 7 होगा, 8 होगा, सो ऑन यू कैन कैलकुलेट, राइट। अब वन मोर थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस, कि दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से मतलब क्या रहता है। बस दे नो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, व्हाट डज दैट मीन। अब हाई स्पिन से मतलब ये है कि यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, आप देख रहे हो कि वहां पे पेयरिंग कम हो रही है। तो पेयरिंग कम हो रही है, इसका मतलब हमारे पास सिंगली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऑर्बिटल्स में जो कि पेयर्ड नहीं है। तो अगर ये पेयर्ड नहीं है तो इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि जब पेयरिंग हो जाती है आपको पता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो चुका है, इसका कोई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो इसका जैसे इसका कुछ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। अब इस वाले D6 का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम है ना एज कम्पेयर टू D5, राइट। सो मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो पेयरिंग जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो इससे ये मतलब रहता है। तो दिस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मी शुड बी क्लियर टू एवरीवन. So thanks for watching this video. I hope you found something useful in this video, and for more videos like this, tune to my channel. Thanks for watching.